अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुआश डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान वटू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। तीसरा मरहला जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ जो है पोलिंग स्टेशन थे उनका जो रीपोलिंग है वो 15 अगस्त को होंगे। तो नाज़रीन, देखा जाए तो 4 हलकों में इलेक्शन हुए और इलेक्शन जो है वो बड़े टफ़ हुए और काफ़ी अवाम ने जो है अपनी हक रही इस्तेमाल की। इसके हवाले अगर जानना चाहें तो देखा जाए, सरदार अतीक और साजिद इकबाल बाश साहब का जो हलका था उसमें देखा जाता है कि सरदार अतीक जो है वो अरसा दराज से वहाँ जीत रहे थे और वहाँ के वो बड़े मिनिस्टर भी रहे, बड़े काम भी लोगों के करवाए। लेकिन इस दफ़ा जो वो हलका है वो बड़ा टफ़ रहा और उस हवाले से साजिद इकबाल बाश साहब वहाँ से जीत गए। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ करवाता हूँ। खालिद कुरैशी साहब हैं, सीनियर तजिया नगार हैं, इसके अलावा मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद हैं। और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन है इस हवाले से हमने बहुत से जो हैं प्रोग्राम किए हैं। उसमें हमने जो है साजिद इकबाल बाश साहब का भी जिक्र किया था कि उनका मुकाबला इस दफ़ा टफ़ होगा, तो वही बात जो है हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। खालिद कुरैशी साहब, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सरदार अतीक साहब की और साजिद इकबाल बाश साहब की। तो मैंने देखी, उनकी कुछ वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा कि हम 1500-2000 लीड से नहीं, हम कोई 15,000 की लीड से जीतेंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आपने भी उसे, क्योंकि हमने प्रोग्राम किया था इस हल्के पे, हमने थोड़ी सी लोगों की राय भी देखी थी और कुछ कहा भी था, तो वही चीज़ हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया। आज़ाद कश्मीर की करंट सिचुएशन है, जी जी। एक तो जो सूरत हाल है, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का था, चूँकि ज़ाहिर है ये सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब का हल्का था, सरदार गफ़ार खान साहब का था, और सरदार अतीक साहब ख़ुद भी प्राइम मिनिस्टर रहे और गुज़िश्ता 15 साल से वो यहाँ से मेंबर असम्बली MLA हैं। तो उनसे लोगों के साथ बहुत सारे मामलात थे। वो काम भी बिल्कुल आपने जिस तरह का तरक्याती काम भी उन्होंने बेशुमार करवाए। और वहाँ इलाके के अंदर जो पहले भी जब हमने ये हल्का डिस्कस किया था तो बात हमने ये की थी कि जो मुखालिफ वोट है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का या सरदार क़य्यूम फैमिली का, वो तादाद में ज़्यादा है, चूँकि बरदरी बेस है वहाँ, राजपूत बरदरी का वोट ज़्यादा है। अब्बासी जो हैं जिससे सरदार अतीक साहब का भी तल्लक है और जो उनका भी तल्लक है, जो उम्मीदवार जीते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर एक जो मामला था कि जो अगेंस्ट वोट था वो हमेशा ये होता था कि वो डिवाइड होता था। तो इस दफ़ा साजिद इकबाल भाई साहब ने बिल्कुल, उन्होंने ग्राउंड पर आज से वर्किंग नहीं, वो तो 5 साल से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जो लास्ट वहाँ पर बलदियाती इंतखाबात हुए, वहाँ भी इस जगह से यूनियन कौंसिल मखियाला, जो सरदार साहब की और सरदार अतीक साहब की पर्सनल यूनियन कौंसिल थी, वहाँ से यूनियन कौंसिल का जो ज़िला कौंसिल का मेंबर था वो भी मेजर लतीफ़ खलीक मुखालिफ जीत के आया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। तो इसलिए उनकी वर्किंग बड़ी थी, उन्होंने वहाँ काम बड़ा किया था। हमने पहले भी ये कहा था कि वो जो पैसे लगाते हैं वो पैसे को वोट ख़रीदने के लिए उन्होंने नहीं लगाए, ना कोई उधर कोई इस किस्म के बेज़मीर लोग हैं कि पैसे लेके वो वोट देंगे। वो तरक्याती कामों के लिए वो जाते थे, तो लोग पानी के लिए कहते थे, कोई डिस्पेंसरी के लिए कहते थे, कोई सिलाई मरकज़ के लिए कहते थे, कोई रोड के लिए, कोई गली के लिए, तो उसमें वो पैसे देते थे उन लोगों को और तामीर और तरक्की का काम करते थे। और हमेशा से एक उन्होंने नैरेटिव डेवलप किया था कि मैं इसको एक मॉडल हल्का बनाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अपसेट है। आज़ाद कश्मीर के जितने हल्कों में इलेक्शन इस वक्त हो गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और बड़ा अपसेट जो हुआ है वो इस हल्के में हुआ है। अच्छा खालिद कुरैशी साहब, हमने ये बात कही थी कि साजिद इकबाल भाई साहब ने ये भी, उन्होंने अभी भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी मैं अपनी जो आवाम है वहाँ पानी के बड़े मसाइल हैं, दूर दराज से लोग आते हैं वहाँ की ख़वातीन पानी लेने के लिए, तो मैंने फलाई काम किए हैं, मैंने अवाम के लिए काम किए। मैं अगर पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं अवाम के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। अभी भी वो जीते हैं तो उन्होंने ये मैसेज दिया कि खालिद कुरैशी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि सरदार अतीक साहब को ये उन्हें मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ज़रूर देनी चाहिए। देखो ना, जो डेमोक्रेटिक एथिक्स हैं और जो रवायात हैं उसमें यह है कि इस इलेक्शन को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। अगर कहीं नेक टू नेक था, को 200-400, 500, 2-4 हज़ार वोट की बात थी, वो रिकाउंटिंग में चले जाते, चैलेंज होते। ये जो डिफरेंस है ये तकरीबन 21,000 की लीड से वो जीते हैं। और दूसरी बात, वहाँ जो तजज़िया निगार हैं, जो लोग हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हैं,
वो ये बात कहते हैं कि जो डिफरेंट आया है 16-17 हज़ार वोट का, जी वो जिसको जेन जी हम कहते हैं कि यूथ का वोट है। जी और ये बार बार साजिद इकबाल भी कहता था कि जो 50 साल से कम लोग हैं जी और वो मेरे साथ तब्दीली के लिए आते हैं। ये भी जो बात आपने कही है ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने अपनी पोस्टें भी बनाई, पोस्टर भी बनाए कि जो ख्वातीन हैं उनके सरों से गड़े में उतरवाऊंगा। और अमलन प्रैक्टिकली वो जिंदगी में ग्रास रूट लेवल से वो गया, एक वर्कर टाइप आदमी था और दुबई बेस्ड है, वो बिलियनर बना है और वहाँ से पैसे कमा के अगर वो अपने इलाके में लगाना चाहता है, रफाई काम करना चाहता है, तरक्याती काम करना चाहता है, तो इस पर तो कोई किसी को एतराज़ नहीं है। दूसरी बात है कि इस हमारी जो यूनियन कौंसिल सरदार अतीक साहब की यूनियन कौंसिल मखियाला, यहाँ से तकरीबन 500 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो रोजगार के लिए दुबई लेके गए हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 500 घरों से वो गए हैं, तो प्रैक्टिकली लोगों ने भी ये देखा है कि अगर इसको मौका मिले और ये कम से कम तामीर और तरक्की कराएंगे, जो लोगों में महरूमी है उसको दूर किया जाएगा, तो इसलिए लोगों ने उसको अट्रैक्ट किया। अच्छा खालिक रईस साहब, क्योंकि अगर हम बात ना करें मुश्ताक मन्नास साहब की बात ना करें और उनके मद्दे मुकाबल उन लोगों की बात ना करें, क्योंकि अगर मुश्ताक मन्नास साहब इलेक्शन जीतते हैं तो वो मजबूत तरीन जो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा अगर बात करें राठौर साहब की, वो भी साहब का वज़ीर आज़म है, उनका भी हल्का जो है वो भी टफ जो है, वहाँ भी इलेक्शन हुए। और ये भी अगर देखा जाए कि इन चारों हलकों में सबसे ज़्यादा जो टफ इलेक्शन है इन हलकों में, और लोगों ने वोट भी डाले। अब जो रीपोलिंग है 15 अगस्त को होने, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो ये रीपोलिंग हो रही है जो बस्ती और शर्की में हो रही है। जी। एक से अमीर अकबर साहब जीते हैं और सरदार कमरुज़्ज़मान साहब वहाँ पर नेक टू नेक था। दूसरा जो था मुश्ताक मन्नास साहब का था, बस्ती का जो हल्का था, वहाँ पर ज़ियाउल कमर जो सरदार कमर साहब के बेटे हैं उनका नेक टू नेक आया। अब कोई एक जगह 9 हल्कों में रीपोलिंग है, रीकाउंटिंग नहीं है, रीपोलिंग है। और एक जगह 15 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग है। अब वहाँ भी जो बात है वो बहुत बड़ी जो बरादरी हैं, 2 बरादरी हैं, बल्दियाल बरादरी भी है और नारमा बरादरी भी है। इस दफ़ा इसमें एक दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि जो नारमा बरादरी के थे वो ब्रिगेडियर साहब थे, उनके साथ राजा यासीन साहब और जमात इस्लामी ओपनली उनके साथ सपोर्ट कर रहे थे। ख्याल ये था कि वो बड़ा मजबूत मुकाबला करेंगे। लेकिन मुश्ताक मन्नास साहब की छोटी बरादरी थी, और ये भी दुरुस्त बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। ये भी दुरुस्त बात है कि मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है जाती उमरा से, वो भी आउटराइट मुश्ताक मन्नास के लिए वो हमदर्दी का पहलू रखते हैं। तो इसलिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि ये प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है। और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ एक तरफ मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के शायद ही चंद हल्कों में से ये हल्का था जहाँ मुस्लिम लीग जो थी वो डिवाइड होगी। आधी मुस्लिम लीग और उम्मीदवार की हमायत कर रही थी, बाकी सारी जो थी वो मुश्ताक मन्नास के साथ थी। तो मैं समझता हूँ कि मुश्ताक मन्नास का बड़ा क्लोज है। अभी भी मुश्ताक मन्नास साहब ने कहा कि हमने कुछ ऐसे बैलेट पेपर पकड़े हैं कि जो स्टैंप हुए थे और जो जाली थे। तो इसलिए आज भी मैं समझता हूँ कि उम्मीद तो यही है कि मुश्ताक मन्नास बड़ा क्लोज कंटेस्ट करेंगे। अच्छा खालिक रईस साहब, अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि मुश्ताक मन्नास साहब को अंदर की आप बातें थी कि इनको टिकट ना दिए ये ज़ाया हो जाएगा। उसकी भी कुछ रीज़न थी, पर यह कि उन्होंने वर्किंग भी की और फिर मद्दे मुकाबले भी ज़िया कमर था, उनकी भी वर्किंग बहुत ज़्यादा थी। तो क्या आप समझते हैं कि अभी जो हल्के हैं उसमें क्या समझते हैं कि मुश्ताक मन्नास साहब लीड लेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन फेयरली हुआ और ये बाकी पोलिंग स्टेशन तो मुश्ताक मन्नास की ज़्यादा चांसेस हैं इलेक्शन जीतने के। अगर कोई दर पर्दा कोई सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी को नाराज़ नहीं करना और उनको एडजस्ट करना है, मसलन मोहसिन अजीज़ जो हैं वो हवेली वाले हल्के में जो आपने पहले जिक्र किया, फैसल मुमताज़ राठौर वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के थे और पीपल्स पार्टी की बड़ी उनके साथ वाबस्तगी भी है। और वहाँ पर जो बाजार जो सबसे बड़ा जलसा हुआ और जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी गए और अमीर मकाम साहब भी गए, इतना बड़ा जलसा शायद ही आज़ाद कश्मीर में किसी जगह हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ लेके गए, उन्होंने एक हाल में जलसा किया। जो बाग में जलसा हुआ राना सनाउल्लाह साहब ने और अमीर मकाम साहब ने किया, वो भी एक कमरे में उन्होंने हाल में किया। इसी तरह दिलकोट जब आए राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मकाम साहब, तो वो दुकानों के सामने खड़े हो गए।
तो हवेली में जो सबसे बड़ा जलसा हुआ जी, बिल्कुल। मोहसिन अजीज ने किया, बाज़ाहिर जो सिचुएशन है इलेक्शन की भी, और वहाँ बरादरी भी, चूंकि उनकी गुजर बरादरी बड़ी है, तो स्ट्रांग पोजीशन बाज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की हवेली के हल्के में है, लेकिन बड़ा बिल्टअप किया, बड़ा कम बैक किया, लेकिन वहाँ पर भी वाज़ेह तौर पर फैसल मुमताज़ राठौर जीत चुके हैं। जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो जो क़यादत है, आला क़यादत है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, वो जो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि धांधली का जो है, धांधली होगी, धांधली। अच्छा, फिर इसमें देखा जाए इन इलेक्शन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में देखें, उनका कोई उम्मीदवार नहीं जीता। जी। लेकिन 4 आज़ाद जो जीते वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए और चारों के चारों मिनिस्टर बन गए। जी। यहाँ भी ये समझा जा रहा था कि शायद इनको को मुख्तदर हल्कों का आशीर्वाद हासिल है, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल ये है कि एक जो मुख्तलिफ तजिया निगार और जो लोग ये कहते थे वीलॉग में कि नीलम के हल्के से जहाँ पर सरदार तनवीर इलियास साहब इलेक्शन लड़े, उन्होंने कोई 30 करोड़ रुपया वहाँ पर खर्च किया अपनी इंतखाबी कैंपेन में, तो उनको जो वोट पड़े वो 3000 पड़े। बस्ती में भी वो आए, आखिरी दिनों में कैंपेन की, और पहले भी यहाँ से वो MLA बने थे और यहीं इसी MLA की बुनियाद पर वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म बने। यहाँ पर उनकी चूँकि रिश्तेदारी भी है, लाज भी रहते हैं, तो इस दफ़ा उनको वहाँ से 1900 वोट पड़े। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ओपनली इलेक्शन हुआ, कोई पसे पर्दा कोई ऐसी बात नहीं थी। और इस्तेकाम पाकिस्तान का तो आज़ाद कश्मीर में कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, देखा जाए खालिक रशीद साहब, सरदार तनवीर इलियास बड़ा वेट, हैवी वेट जो है, क्या उसमें ये कैंपेन में कमी हुई या कोई ऐसा? असल में कैंपेन का तो वो मिला नहीं, तो क्या आप समझते अवाम का अब जो है, जिस तरह सरदार अतीक और साजिद इकबाल अब्बासी साहब जो है, इनका टफ मुकाबला हुआ, तो अब नौजवान नस्ल भी चेंज लाना चाहती? देखिए आने वाले टाइम में कोई, देखें, जिसको हम पूरे पाकिस्तान में है, जो इधर चूँकि वज़ीर दाखिला साहब ने भी अपना ये बात कही थी कि अगर हमने ये सिस्टम क्लैप्स कर रहा है और इसको ठीक ना किया, तो ये काकरोच आ जाएंगे। काकरोच मीन्स उन्होंने कहा जी यूथ आ जाएगी। जेन ज़ी का एक बहुत ज़्यादा चल रहा है मामला। पाकिस्तान में भी कराची एक वाक़या हुआ, एक मर्डर का वाक़या हुआ, पूरी यूथ बाहर आ गई। इसलिए देखें, आज़ाद कश्मीर में जो तब्दीली आई है सोशल मीडिया की वजह से आई है, हालांकि वहाँ पर नेट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद यूथ बहुत मुतरक है। और ना सिर्फ मुतरक है, वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में ये है कि ज़ाहिर जो एजुकेटेड बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी से फारुकुल तहसील हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, उनको कारोबार नहीं है। महंगाई की जो सूरत हाल है वो बड़ी ही खौफनाक है। और आज़ाद कश्मीर में मैं समझता हूँ कि जो रिलीफ दिया गया था, जिसकी बुनियाद पर अवामी एक्शन कमेटी बनी थी, उसकी बुनियाद भी महंगाई थी बुनियादी तौर पर। और 38 निकात सारे के सारे अवामी मसाइल से रिलेटेड थे। वहाँ बिजली और आटा जो सस्ता किया गया, तो वो भी इसी नुक्ता नगाह से किया गया था। तो आज मैं समझता हूँ कि नौजवान बहुत बड़ी तब्दीली ला रहा है, और वो वोट के अंदर एक वोट के जरिए एक तब्दीली ला रहा है। अच्छा, देखा जाए खालिक रईस साहब, कुछ जो पोलिंग स्टेशन थे उनमें बिल्कुल ही वोटिंग पोल नहीं हुआ, और वहाँ जो वोटर था उन्होंने बाकायदा खुद वहाँ कहा कि हमारे सामने ये बनाएं लिस्ट, इसमें ये ना हो कि आप वहाँ 10,000 लिख दिए 12,000, क्योंकि यहाँ तो वोटिंग पोल ही नहीं हुआ। तो क्या आप समझते हैं कि एक्शन कमेटी का भी असरअंदाज हुई है? देखिए, एक्शन कमेटी ने बिल्कुल ये अपील की थी, बाईकाट की अपील की हुई थी, और उन्होंने इससे लातल्लक थे, और उन्होंने कहा हम मानते नहीं हैं ये दोबारा इलेक्शन हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस किस्म की एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर जो तासर है अवामी एक्शन कमेटी का वहाँ पर, उससे तासर ये था कि बिल्कुल यहाँ पर लोगों को बाइकाट होगा और ये तादाद नहीं आएगी। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद आई। अगर मतलब कुछ हल्कों में 60% पोलिंग हुई, कुछ हल्कों में 50% हुई, लेकिन ओवरऑल 45 to 50% मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पोलिंग का रेशो है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। कई जगह लैंड स्लाइडिंग भी है, कई जगह अमन अमान का भी मसला था, कई जगह आमदोरफ्त का भी मसला था। इसके बावजूद 45 to 50% पूरे आज़ाद कश्मीर में ये टर्न आउट था, और ये बहुत अच्छा टर्न आउट है। अच्छा, अगर खालिक रईस साहब देखा जाए तो जो मुस्लिम लीग नून है आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी, तो क्या आप समझते हैं कि अभी 15 अगस्त के बाद इन सीटों को फैसला होगा, उसके बाद अजलास जो बुलाया जाएगा, तो उसमें जो एजेंडा रखा जाएगा वो क्या रखना चाहिए? क्योंकि हालिया जो नौजवान बात कर रहे हैं, नाराज़ हैं वो, क्योंकि अब अगर इन्होंने तब्दीली का जो वादे किए हैं अगर ना किया, तो फिर एक जो सिस्टम है
उसकी तरफ जाएंगे? देखें, एक तो मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जो एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने दिरकोट में जो तकरीर की, मैं समझता हूँ कि वो पॉलिसी बयान है, हुकूमत की तरफ से भी है, लीडिंग पार्टी की तरफ से भी है, विनिंग जो पार्टी है उसकी तरफ से भी है। उन्होंने स्टेट अवे ये बात कही है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसमें 99% जो लोग हैं वो मुहब्बे वतन हैं, वो ईमानदार हैं, वो शरीफ शहरी हैं, और 1% लोग जो हैं वो एक मखसूस एजेंडे के ऊपर हैं और वो उस एजेंडे के तहत उन सारे लोगों को होस्टेज किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि हमारी पहली तरजीह जो है हम इनके मसाइल को, इनके मामलात को एड्रेस करेंगे। दूसरी बात ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बल्कि 2/3 के साथ मुस्लिम लीग नून आ रही है, और पीपल्स पार्टी भी जो मर्जी इख्तलाफात हों, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत साजी में उनके साथ होगी। वो मिनिस्ट्रियाँ नहीं शायद लें, सदारत उनके पास हो, डिप्टी स्पीकर उनके पास हो, अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का हो, कोई अपोजिशन शायद ना हो। तो ये बुनियादी तौर पर जो नज़र आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में से भी वो कोई अमेंडमेंट करेंगे। वो अमेंडमेंट आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से भी हो सकता है, वो अमेंडमेंट पाकिस्तान में मुकीम माजरीन की नशस्तों के हवाले से भी हो सकता है। पहले और दूसरे मरहले के बाद इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने यह बात कही है और मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी कही है कि हम पाकिस्तान से मुंतखब होने वाले माजरीन जो मेंबर असम्बली हैं उनको हम वजारतें नहीं देंगे। तो इसका मतलब है वन स्टेप तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो इतराज़ था। दूसरे स्टेप में अगर इनका तरीकाकार तब्दील कर दिया जाए कि इनको मखसूस सीटों के तहत लाया जाए, कश्मीर कौंसल के तहत लाया जाए, या इन सीटों को रिड्यूस किया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पर एक मुस्तकिल बुनियादों पर आपने हुकूमत साजी करनी है तो लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा, उनके मसाइल को ऑन बोर्ड लेना होगा। दूसरी बात यह है कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुजफ्फराबाद में जलसा किया था, तो उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर का जो बजट है, बल्कि किसी से पूछा तो उन्होंने कहा जी 300 अरब है, तो उन्होंने कहा मैं 10% आज़ाद कश्मीर के बजट में इजाफा के लिए मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूँगा कि 300 अरब वाला 3000 अरब, तो 3000 अरब से लोगों के मसाइल हल करेंगे ना। ऐसे। अच्छा खालिक रईस साहब, हम प्रोग्राम के लास्ट में अगर कमर ज़मान साहब की अगर हम बात ना करें तो उन्होंने अपने जलसों में जुलूसों में एक्शन कमेटी को कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा ये भी हमारी आवाम है, और वो इलेक्शन हारे और बिल्कुल स्मूथली उन्होंने कबूल किया। तो उसके बारे में लास्ट में आप क्या कहेंगे? देखें, कमर ज़मान जो बिल्कुल मतलब स्टूडेंट लाइफ से स्टूडेंट लीडर थे और वो इलेक्शन कंटेस्ट करके और बड़े मुश्किल हालात में भी वो इलेक्शन कंटेस्ट करके आते रहे। वो कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वो मिनिस्टर भी रहे, और उन्होंने बड़ी मेगा सतह पर बाग के अंदर डेवलपमेंट, बल्कि उनके बारे में ये है कि वो अपने हल्के का और बाग का वस्ती से हो या शर्की से हो, वो हकूक़ प्राइम मिनिस्टर से छीन के लाते रहे और अनाउंस करवाते रहे अलान। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक ये बात कही है कि लोगों की जो बात की जाती है, ठीक है, वही बात राना सनाउल्लाह साहब ने की, वही तमाम पॉलिटिकल क़यादत कह रही है, और उन्होंने भी अवाम की नब्ज़ पर उनका हाथ है और उन्होंने भी यही बात कही है, और इसी तरह उन्होंने इस इलेक्शन को भी तस्लीम किया है, उसके जो भी नताइज हैं। जी खालिक रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने। जी नाज़रीन, हमेशा खालिक रईस साहब जो है बेबाग तज़िया करते हैं, और हमने इलेक्शन जब स्टार्ट हुए इससे पहले कुछ हमने बहस की थी और कुछ चीज़ें सामने रखी थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 95% जो चीज़ें हैं वो दुरुस्त साबित हुई। अब देखें, हमने जो साजिद इकबाल भाई साहब इनका भी जिक्र किया था, लोग ये कहते थे कि ये बाहर से पैसा है, इन्वेस्टर है, इनको कोई वोट नहीं देगा, पर उन्होंने ग्राउंड पे काम किया, अवाम के लिए काम किया, और अवाम की वहाँ जिनको कोई ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत होती थी, वहाँ का रोड, उन्होंने अवाम की फ़लाह के लिए काम किया। और इलेक्शन जीतने के बाद भी उनका एक ही मैसेज था कि अगर हम कानून साज असम्बली में जाते हैं तो अवाम की बात करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने फिर ये बात की, जो ख़वातीन दूर दूर से पानी लाती हैं, मैं सबसे पहले उनका जो मसला हल करूँगा। आज के प्रोग्राम से रिजवान वट्टू को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।